हाय डॉक्टर रुचिका। हाय डॉक्टर इरफान। मैम, हम लोग आरोग्य भारत में यहाँ हॉस्पिटल में देखते हैं कि रेनी सीजन में, बरसात के सीजन में बहुत सारे लोग बीमार होकर आते हैं। बुखार, जुकाम, खांसी, सर्दी, ऐसा सिम्टम लेके शरीर में अकड़न, शरीर में दर्द होना, माथे में दर्द होना। तो ये रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लोग इससे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का फ्लो बहुत बढ़ जाता है, तो इसका क्या कारण है और क्यों ये होता है ऐसा? देखिए डॉक्टर इरफान, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जो ये परेशानी देख रहे होते हैं अपने ओपीडी बेसिस पे, इसका मोस्ट कॉमन कॉज बारिश के महीने में तो वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन में भी आपका इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया और डेंगू हो गया, और जो कि आगे प्रोसेस कर जाता है निमोनिया में या बाकी चीज़ें। तो सर अभी हम ना मोस्ट कॉमनली देखेंगे तो डेंगू का फीवर काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है बारिश के मौसम में, और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है ये बिहार, झारखंड और ये सारे क्षेत्रों में। सर मैं आपको आज डेंगू फीवर के बारे में बताती हूँ कि इसमें होता क्या है। मैम, डेंगू के लक्षण को कैसे पहचाने कि हाँ ये कोई और वायरल इलनेस है, या डेंगू की तरफ कुछ ऐसा लक्षण स्पेसिफिक कुछ ऐसा कि हाँ ये शायद डेंगू हो सकता है? हाँ सर, डेंगू का जो फीवर होता है इसके लक्षण होते हैं थोड़ा डिफरेंट होते हैं बाकी के वायरल इन्फेक्शन से। इसमें पेशेंट को पहले तो फर्स्टली जो स्टेज होता है उसमें वो फीवर ही होता है, हेडेक होता है, शरीर में अकड़न होती है, जॉइंट पेन्स होते हैं। बट इसका जो टिपिकल होता है, जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरे वायरल फीवर से, वो होता है कि रेट्रो ऑर्बिटल पेन बोलते हैं सर उसको। हमें आंखों के पीछे दर्द होना शुरू होता है और सर बहुत दुखता है। कभी कभी ये भी ऐसे मैनिफेस्ट करता है कि जो पेशेंट स्टूल पास कर रहे होते हैं वो ब्लैक स्टूल होता है, यूरिन जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। तो ये सारे जो साइंस होते हैं कि डेंगू के डेंगू की तरफ ज़्यादा फेवर करते हैं सर। ओके मैम, मतलब ये सब डेंगू के, मतलब इससे हम पहचान सकते हैं कि ये डेंगू है? हाँ सर, इससे आप डेंगू ऐसे तो खतरनाक बीमारी मानी जाती है। हाँ, लेकिन बहुत लोग ऐसे घर पे भी ठीक हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि डेंगू, लेकिन मैं तो घर पे ठीक हो गया। तो मैम इसका डेंजर साइन क्या है कि हॉस्पिटल अब तो जाना ही चाहिए, घर पे रुकना खतरा हो सकता है? तो डेंजर साइंस क्या हो सकते हैं मैम डेंगू के? सर एक्चुअली डेंगू का फीवर जो प्रेजेंट करता है वो फीवर बॉडी एक ये नॉर्मल फीवर जैसा लोगों को लगता है, तो वो घर पे अपने आप को ट्रीट करने लग जाते हैं पैरासीटामोल से, एंटीबायोटिक से। बहुत लोग स्टेरॉइड्स भी लेना शुरू कर देते हैं सर, जो कि खतरनाक हो सकता है। तो हमें पहले तो अवॉइड करना है ये सारी चीज़ को। अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है, अगर उसको बेचैनी होती है, घबराहट होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, उल्टियाँ अगर होती हैं, दस्त होने लगते हैं, सर में दर्द बढ़ जाता है, जॉइंट पेन्स होने लगते हैं, और ये जो सारी चीज़ें होती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर हमें देखना होता है कि बॉडी में कोई रैशेस तो नहीं आ रहे। अगर आप देख रहे हो कि लाल लाल चक्कर जैसे रैशेस आ रहे हैं सर, उसको हॉस्पिटल लेके आना ज़रूरी हो जाता है उस कंडीशन में। बिकॉज सर जो डेंगू का फीवर होता है ये आपका प्लेटलेट को कम करता है, लेकिन ये जो उससे भी पहले सर ये डिहाइड्रेशन करवाता है पेशेंट के बॉडी में। तो पानी की कमी इसमें ज़्यादा होने लगती है पेशेंट को, और पेशेंट उसके वजह से ज़्यादा गंभीर स्थिति में वो हॉस्पिटल में लैंड करते हैं। देन हम उसको मैनेज करने में थोड़ी परेशानी होती है उसमें। ओके मैम, आपने भी बताया कि बहुत लोग स्टेरॉइड यूज़ करने लगते हैं, या घर में ही एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, या पेन किलर्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें क्या मतलब आप कुछ हेल्प कर दें कि घर पे क्या नहीं करना चाहिए पेशेंट्स को डेंगू में? क्योंकि बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। सर डेंगू के इन्फेक्शन में हमें सबसे पहले जब पेशेंट हॉस्पिटल आता है उसे हम टेस्ट करते हैं, उसे पता होता है कि डेंगू है। अवॉइड करना है उसको, कोई भी तरह का एंटीबायोटिक खुद से नहीं लेना है, डॉक्टर की सलाह पे ही कुछ भी करना है। डेंगू में एंटीबायोटिक बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, स्टेरॉइड बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बिकॉज ये और हैम्पर कर देता है उसका जो भी ब्लड प्रोफाइल है। तो ये परेशानी का इशू है सर। बहुत लोग ओवर द काउंटर पेन किलर्स यूज़ करते हैं। नहीं सर, पेन किलर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इसमें। वो और प्लेटलेट काउंट को हैम्पर करता है, और ये फिर डॉक्टर्स पे बर्डन आ जाता है, हॉस्पिटल में बर्डन आ जाता है। और इससे डेंगू से भी बरसात के मौसम में इससे हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं? ये तो सब लोग जानते हैं कि मच्छर से फैलता है, जिससे बचाव कैसे हम लोग कर सकते हैं? सर देखिए, डेंगू तो मोस्टली हम सभी जानते हैं कि डेंगू मच्छर के काटने की वजह से होता है, एडीज मस्कीटो हम जिसे बोलते हैं। सर ये मोस्ट कॉमनली जो होती है ना, ये पानी का जो साफ स्रोत होता है उसमें पनपती है। जैसे कि घरों के पीछे आप देखते हो कि कूलर किसी ने रख दिया,
मटका खाली रखा हुआ है, गमला रखा हुआ है, तो इन सब चीज़ों में जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है सर, तो उसमें ये मच्छर ज़्यादा पनपते हैं और लोग फिर ध्यान नहीं देते इसमें। और हमें तो ये कोशिश करना है सर कि बारिश का मौसम जैसे ही आता है इन सब पानी को अवॉइड करना है, ये सब चीज़ों को घर से खाली करना, नहीं रखना है कोई भी आर्टिफिशियल पानी का स्रोत। फुल स्लीव क्लोथ्स पहनने हैं सर, ढके हुए कपड़े पहनने हैं, मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ करना है, रात में सोते वक्त आपको मच्छरदानी का उपयोग करना है, वो ज़्यादा सही होगा। तो ये बेसिक मेजर्स है सर जो हम यूज़ कर सकते हैं डेंगू से बचाव के लिए। डेंगू में जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ गए, तो यहाँ पे हम लोग क्या इलाज करते हैं? वैसे तो पेशेंट्स के लिए अगर जान लें उनके जागरूकता के लिए कि हाँ हम लोग क्या इलाज करते हैं यहाँ पे पेशेंट्स का? सर देखिए, डेंगू का जब इन्फेक्शन होता है 3 स्टेजेस में होता है सर। पहले तो आपका फेब्राइल फेज होता है जिसमें बुखार आता है। तीसरा जो होता है सर वो होता है आपका हेमोरेजिक फेज, जिसमें खून जो होता है, खून का रिसाव ज़्यादा होने लगता है शरीर से अगर आपने ठीक से नहीं उसको हैंडल किया। और जो थर्ड फेज होता है सर वो होता है आपका कन्वालेसेंट फेज बोलते हैं, जिसमें वो स्टेबल होने का फेज होता है सर। ठीक है, तो जैसे आप ओपीडी बेसिस पे अगर आप देखें, हम पेशेंट आता है, हम ओपीडी में उसको दवाइयों से केयर करने का देखते हैं, पैरासीटामोल दे दिया, हाइड्रेट करते हैं हम पेशेंट को कि उनको बहुत ज़्यादा पानी पिए हो। अगर पेशेंट उस कंडीशन में भी नहीं आता है हॉस्पिटल, वो अगर ज़्यादा देर कर दिया, तो सर हम उसका ब्लड प्रोफाइल चेक करेंगे। अगर हम उसमें देखते हैं कि उसका प्रोफाइल कैसा है, प्लेटलेट काउंट्स कैसा है, सर ऐसा होता है कि बहुत लोग घबरा जाते हैं कि प्लेटलेट काउंट घट रहा है, घबरा जाते हैं वो। पर सर इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। प्लेटलेट हम तभी पेशेंट को चढ़ाते हैं सर जब वो 10,000 से कम जाता है, तभी हम उसको हॉस्पिटल में प्लेटलेट चढ़ाते हैं। और अगर कहीं भी आपको शरीर के कोई भी ऑरिफिस से ब्लड आ रहा होता है, जैसे दांत से खून आ रहा है, नाक से खून आता है, पेशाब के रास्ते आप देख रहे हो कि खून आ रहा है, तब हम 50,000 से कम अगर प्लेटलेट जाते हैं तब हम उसे प्लेटलेट इन्फ्यूज करते हैं। उससे पहले हम सर पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही देते हैं, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है सर और इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। तो हम पेशेंट को सिंपल पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन कराते हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग कराते हैं सर। मोस्टली हमारा यही कोशिश होता है कि पेशेंट का सपोर्टिव मैनेजमेंट अच्छे से हो और वो उसमें ठीक हो जाए। बट अगर प्लेटलेट कम होता है, जैसा मैंने आपको बताया, तो प्लेटलेट इन्फ्यूज करते हैं। अच्छा, डेंगू के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैम। बहुत से लोगों का क्वेरी ये होता है कि डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग बकरी का दूध कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ पपीता वो लीफ, पपाया लीफ, पपीता के पत्ते को पीस के इस्तेमाल करते हैं, कीवी पीस के इस्तेमाल करते हैं। तो मैम इसमें क्या कोई ऐसा रिसर्च है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर देखिए, अभी मेडिकली रिलेटेड या साइंटिफिकली रिलेटेड हमने कोई रिसर्च इसमें अभी तक की नहीं है। बट अगर साइकोलॉजिकली पेशेंट को ये सब चीज़ों में बेनिफिट होता है तो सर उसको वो करे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि इसमें खाना पीना सब कुछ जैसा आप नॉर्मली कर रहे हो वैसे ही करना है। प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लेना है तो अच्छी बात है सर, वो दूध पी सकते हैं। बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन एज सच है नहीं सर इसमें। आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है, दैट इज़ द मेन थिंग वी नीड टू डू। अदरवाइज सर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो एकदम निषेध है और नहीं करना है। बाकी सर यही है। थैंक यू सो मच मैम, आरोग्य भारत हॉस्पिटल में आने के लिए और मोकामा के लोगों के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान।